दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हम लोग भक्ति काल के बारे में डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ नेट, जेआरएफ या अन्य जो भी हिंदी से रिलेटेड आप परीक्षाएं दे रहे हैं, उन परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। सूफी संप्रदाय का उद्भव कब से हुआ, कौन कौन कवि, कौन कौन प्रवर्तक, कौन कौन आदि प्रवर्तक रहे, किसने किस रचना को सूफी का प्रथम रचना माना, सूफी की व्युत्पत्ति कैसे हुई, प्रथम सूफी कवि कौन कौन है और सूफी कवियों के बारे में क्या क्या है, क्या क्या विषय वस्तु है, सारी चीज़ें आज हम लोग सूफी काव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ से जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, सूफी संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, उसके आदि प्रवर्तक कौन है, भारत में उसके प्रवर्तक कौन है और उसका समय क्या है। तो पहले नाम आता है चिश्ती संप्रदाय का। तो चिश्ती संप्रदाय कि आदि प्रवर्तक की बात अगर किया जाए तो अबू अब्दुल्लाह चिश्ती हैं, और भारत में प्रवर्तक की बात किया जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और इनका समय जो है कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यह आदि जो संप्रदाय रहा है, मतलब आदि प्रवर्तक जो रहे हैं अबू अब्दुल्लाह चिश्ती रहे हैं, और भारत में जो प्रवर्तक रहे मोइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो है कि सुहरावर्दी संप्रदाय है, और सुहरावर्दी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक के बारे में कुछ डिटेल नहीं मालूम, लेकिन यहाँ फिर भारत के अगर प्रवर्तन की बात अगर किया जाए तो जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं, जो 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यह समय माना जाता है। कादरी संप्रदाय की बात अगर किया जाए तो कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी हैं, और भारत में जो प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस, ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय रहा है। अगला है नक्शबंदी संप्रदाय। तो नक्शबंदी संप्रदाय के अंतर्गत उसके आदि जो प्रवर्तक हैं वहा अलदीन नक्शबंद, वहा अलदीन नक्शबंद, और भारत में जो इसके प्रवर्तक रहे हैं मोहम्मद वाकी गिल्लाह बैरंग, और समय इसका जो है कि 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो इस तरह से आदि प्रवर्तक का तो हो सकता है ज़्यादा न पूछा जाए, लेकिन जो इन भारत में जो प्रवर्तन की बात अगर होती है, भारत में कौन इसके प्रवर्तक रहे हैं, तो इनका नाम आपको तैयार करना पड़ेगा। सन उसी सीरियल से तैयार कर लिए, 12वीं 13वीं 15वीं 16वीं, यानी चिश्ती, सुहरावर्दी, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी, ये इसी सीरियल से आप तैयार कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए, सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। तो सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तवस्सुफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तवस्सुफ कहते हैं। और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में किनका क्या मत है, ये देख लीजिए। तो सूफ से, सूफ का अर्थ होता है ऊन, ठीक है ना। सफ का अर्थ होता है पंक्ति, सुफा का अर्थ होता है चबूतरा, सोफिया का अर्थ होता है विद्या, और सफ़ा का जो अर्थ होता है वह है पवित्र या निर्मल। तो ये जो है कि इसके अंतर्गत जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये उसके अर्थ होंगे। अब हम लोग आइए हम देखते हैं कि सूफी या प्रेम मार्गी के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन हैं, माने इसको कहने वाले कौन हैं, और इसके प्रथम रचनाकार कौन है, और इसका समय क्या है, देख लीजिए। यहाँ देखिए, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली जो रचना है, कौन सी रचना? हंसावली। हंसावली नामक रचना को यह पहला मतलब रचना मानते हैं। वर्ष यह जो है कि 1370 ईस्वी का है, और इसके रचनाकार जो है कि असाइत हैं, यानी कि पहले रचनाकार असाइत और पहली रचना हंसावली, ये कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं।
आगे देखिए, अगला है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं? तो चंदायन को मानते हैं, और इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। यानी उनके हिसाब से मुल्ला दाऊद पहले सूफी कवि हैं, और जो पहली जो रचना है चंदायन है, जिसका समय है 1379। ठीक है ना। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि सत्यवती कथा सूफी रचना का पहली रचना है, और इनके हिसाब से ईश्वर दास जो है कि ये पहले सूफी कवि हैं, और इनका समय अगर बात किया जाए तो 1501 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, तो इनके मत के अनुसार मृगावती पहली रचना है, कुतुबन पहले कवि हैं, जिसकी रचना जो है कि 1501 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1501 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमा काव्यों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना 1612 से 1664 ईस्वी तक माना जाता है। बहुत अच्छा तथ्य है। यहाँ से आपको एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 17वीं शताब्दी के मध्य में 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य जो है कि जान कवि ने किया है। अब जान कवि कितने रचना किए हैं तो ये जान लीजिए। तो जान कवि के रचना ग्रंथ कितना? 78 है, 78 में जो है कि 29 जो है कि प्रेमाख्यानक है। ठीक है ना। और इनमें से जो प्रमुख है वह यहाँ 10 ग्रंथों के बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं कि प्रमुख 10 ग्रंथ इनके कौन कौन है। तो देखिए, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कंकवती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरश्याम, सहजा दैवा देव लदे, और 9वां कथा कलंदर, 10वां ग्रंथ लैलय मजनू। तो ये इतना जो है कि 10 जो है कि मुख्य प्रेमाख्यानक ये रचना है, और इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। आइए, जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि हिंदी के पहले से कवि हैं जो फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू की रचना किए हैं। जान कवि की भाषा की बात अगर किया जाए तो राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि अपनी रचना में लखन सेन पद्मावती को वीर कथा कहा गया है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। देखिए, अच्छा कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेखबुर रहमान के शिष्य थे, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती के रचनाकार के बारे में यह थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि चिश्ती वंश के शेख बुरहमान के शिष्य थे, और जौनपुर के बादशाह के हुसैन के आश्रित कवि थे। आगे देखिए, मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार कंचन की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो मुख्य पात्र है तो मृगावती तो है ही, और इसमें चंद्रनगर गणपत देव के राजकुमार ये इसके मुख्य पात्र हैं, और कंचनपुर की रूप मुरारी की कन्या जो है कि मृगावती, ये उसके बाद स्त्री पात्र है। ठीक है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। क्योंकि उसमें बहुपत्नीवाद था,
उस काल में, भक्ति काल में। लेकिन यहाँ जो है कि बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। किसमें? मधुमालती में। आगे देखिए, मनोहर में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती का प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा तथा ताराचंद को भी प्रेम कथा समांतर रूप चलती है। आइए, बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है। क्या है? तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। ये कथन है। आगे देखिए, सन 1643 ईस्वी यानी 1700 संवत में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में हुस्ने गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी है। आगे देखिए, जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं। कुल कितने खंड हैं? 57 है। और इनका अगर प्रिय अलंकार की बात किया जाए तो उत्प्रेक्षा है। इनका जो प्रिय अलंकार है क्या है? उत्प्रेक्षा। आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। क्या क्या है? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। माने मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानों को उल्लेख किया है, यानी ये सब इनके पहले ही माने जा सकते हैं। आगे देखिए, जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी महिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। आगे देखिए, जायसी के द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनके विषय हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लिया जाए। अगर पद्मावत की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? पद्मावत की, तो नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। ठीक है। अखरावट की बात अगर किया जाए तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है। आगे देखिए, आखिरी कलाम की बात अगर किया जाए तो आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह की प्रशंसा है। चित्ररेखा की बात किया जाए तो लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा की बात किया जाए तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलनामा की बात अगर किया जाए तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। तो ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के विषय वस्तु रहे हैं। तो इन विषय वस्तु को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो कैसा लग रहा है आप बताएं नहीं, और मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ, कुछ मत करिए तो कम से कम प्लीज़ एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिए, अच्छा है तो, खराब है तो, ताकि हमें लगे कि आप को इससे कितना लाभ मिल पा रहा है और कितना लाभ हमें और आपको दिलवाना है। तो इसका मूल्यांकन हम लोग जब आमने सामने नहीं है तो आपका कमेंट ही करेगा। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नए हैं मेरे चैनल पर, निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बस यही आपसे निवेदन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा लिखित 3 ग्रंथों, कौन कौन? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्व कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। क्या कहते हैं?
कि पद्मावत का जो पूर्व कथा क्या है कल्पित है, उत्तरार्ध कथा ऐतिहासिक है। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, कबीर कबीर न केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एक आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी जब यह जानकारी जायसी द्वारा पूरी हुई। तो आप इस कथन को तैयार कर लेंगे बढ़िया से। पद्मावत में जो है जितने भी पात्र हैं वह उसके प्रतीकात्मक क्या है ये जान लीजिए। रतन सेन की अगर बात किया जाए तो रत्न सेन जो कि मन के मतलब वो मन के प्रतीक थे, ठीक है ना। सिंघल जो है हृदय का प्रतीक था। पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा की प्रतीक है। सुवा या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या संसार की बुद्धि। और राघव चेतन की बात अगर किया जाए तो शैतान था ये। राघव चेतन कौन था, ये शैतान था। और अलाउद्दीन की बात किया जाए तो यह क्या था, माला। तो माया, ठीक है। इस तरह से इतना आप तैयार कर लेंगे। अब विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। ये बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा है। आगे देखिए, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। अगला पॉइंट देखिए, प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित है, यानी मृगावती में भी ऐसा है, मधुमालती में भी है, इंद्रावती में भी है, सत्यवती कथा में भी है, चंदायन में भी है और आलमकृत माधवानल कामकंदला में भी है। आगे देखिए, प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। पद्मावत और चित्रावली में, पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा थी। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बाद में और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, बादशाह जहांगीर के। कौन, उस्मान चिश्ती। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा का वर्णन है। आगे देखिए, चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। चित्रावली में क्या किया गया है, अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के क्या थे, समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुक हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से आज इतना ही। इसी तरह शानदार शानदार तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप हमें कमेंट करके अवगत कराते रहें और मैं फिर से इसके साथ आपको बहुत सारा नया वीडियोस भी दे रहा हूँ। पुराना वीडियो तो अपलोड है ही। एक निवेदन आपसे है कि आप सब लोग जो है मेरे चैनल पर जा करके जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो आपके टीजीटी, पीजीटी, फिर जूनियर एडेड, प्रैक्टिस सेट, फिर मूल क्वेश्चन पेपर, ये सब सारा का सारा वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगा। करीब 250 ज़्यादा वीडियो मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।